हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टार एजुकेशन ट्रिक्स। आज देखिए हम 8th क्लास की हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 10 पढ़ रहे हैं। इससे पहले हम 9 कंप्लीट कर चुके हैं और ये लास्ट चैप्टर है आज हिस्ट्री का 8th क्लास की। और हमने 6th 7th 8th तीनों क्लास की हिस्ट्री कंप्लीट कर चुके हैं। आपने शुरू से अगर नहीं देखी है हिस्ट्री की वीडियो तो आप प्लीज़ उनको शुरू से स्टार्टिंग से देखें। हिस्ट्री सब्जेक्ट ऐसा होता है जिसको स्टार्टिंग से देखने पर ही वो जल्दी समझ आती है, और आपको एक बार में वीडियो समझ नहीं आती तो आप उसको दोबारा देखें और इसमें से कोई कोई पॉइंट नोट करते चलें, तभी आपको अच्छे से समझ आएगी। देखिए सीटेट में ज़्यादातर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ज़्यादातर नहीं सभी क्वेश्चन जो आते हैं जीएस के, वो सब एनसीईआरटी से ही लिए जाते हैं। तो आप अच्छे से समझेंगे इनको, हिस्ट्री को, तब आप सारे क्वेश्चन वो अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो हम देखते हैं अब की स्वतंत्रता के बाद क्या होता है। तो देखिए हमें जब अंग्रेज हमारे देश से चले गए, भारत से यहाँ से चले गए, उसके बाद हमारा जो भारत था वो दो हिस्सों में डिवाइड हो गया, एक पाकिस्तान और एक भारत। देखिए आज जो बांग्लादेश है वो भी वो भी पाकिस्तान का ही हिस्सा था। बांग्लादेश को पूर्वी पाकिस्तान बोलते थे और पाकिस्तान को पश्चिमी पाकिस्तान बोलते थे। बीच में भारत था, बाद में ये बांग्लादेश बना था। 1947 में इसको पूर्वी पाकिस्तान बोलते थे। अब देखते हैं एक नया राज्य हमारे सामने उभर कर आया, भारत, जो नया नया था उस समय। तो सबसे पहले देखिए जब हमें कोई राष्ट्र मिलता है या जहाँ पर हम शासन करना चाहते हैं तो सबसे पहले भारत को चलाने के लिए रूल बनाए जाते हैं, कानून बनाए जाते हैं। तो हमारे भारत को चलाने के लिए भी नए कानूनों की ज़रूरत थी, तो शिक्षित लोगों ने मिलकर संविधान बनाया। संविधान क्या है? एक कानूनों का क्या है, कानूनों की पुस्तक समझ लीजिए आप, जो जिसके थ्रू मतलब जिसके द्वारा हमारा देश चलाया जाता है। कानूनों की किताब है संविधान, जिसके अनुसार ही हमारा देश चलता है। तो देखिए एक नया और खंडित राष्ट्र, एक नया हमें राष्ट्र मिला जो डिवाइड हो चुका था, खंडित हो चुका था। अगस्त 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ तो उसके सामने कई बड़ी चुनौतियां थीं। बंटवारे की वजह से 80 लाख शरणार्थी मतलब कि जो एक देश से दूसरे देश में चले जाते हैं, पाकिस्तान से भारत आ गए थे। इन लोगों के लिए रहने का इंतजाम करना और उन्हें रोजगार देना जरूरी था। जब देखिए भारत और पाकिस्तान डिवाइड हो गए तो लोगों से कहा गया कि तुम्हारी मर्जी है, तुम पाकिस्तान में रहो या हिंदुस्तान में रहो। तो कुछ लोग पाकिस्तान से भारत आ गए थे और कुछ लोग जिन्हें पाकिस्तान में जाना था तो वो भारत से पाकिस्तान में चले गए थे। गाइज़, आपको वीडियो से थोड़ा सा भी बेनिफिट होता है या थोड़ी सी भी अच्छी लगती है आपको ये वीडियो, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दें वीडियो। आगे देखते हैं। इसके बाद रियासतों की समस्या थी। रियासतें क्या थीं? जहाँ पर देखिए जो राजाओं के वंशज थे वो राज करते थे, उनको बोलते थे रियासतें। तकरीबन 500 रियासतें राजाओं या नवाबों के शासन में चल रही थीं। यहाँ पे नवाब शासन करते थे या राजा शासन करते थे रियासतों में। इन सभी को नए राष्ट्र में शामिल होने के लिए तैयार करना एक टेढ़ा काम था। शरणार्थियों और रियासतों की समस्या पर फौरन ध्यान देना लाजमी था। लंबे दौर में इस नवजात राष्ट्र को एक ऐसी राजनीतिक व्यवस्था भी विकसित करनी थी जो यहाँ के लोगों की आशाओं और आकांक्षाओं को सबसे अच्छी तरह व्यक्त कर सके। तो देखिए ये इलाहाबाद में महात्मा गांधी की अस्थियों का विसर्जन है फरवरी 1948 में। आप यहाँ पे भीड़ देख सकते हैं। तो गांधी जी जो थे वो 30 जनवरी 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ और अगले वर्ष ही 1948 में गांधी जी की मृत्यु हो गई थी। कब? 30 जनवरी को। तो देखिए यहाँ पढ़ लेते हैं हम। अभी स्वतंत्रता को 6 महीने भी नहीं हुए थे कि सारा राष्ट्र गहरे शोक में पड़ गया। 30 जनवरी 1948 को कट्टर विचारों वाले नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी की हत्या कर दी। किसने की थी? नाथूराम गोडसे ने हत्या कर दी। वे गांधी जी के इस दृढ़ विश्वास से मतभेद रखता था कि हिंदुओं और मुसलमानों को
सद्भावना बनाते हुए इकट्ठा रहना चाहिए। उसी शाम हक्के बक्के राष्ट्र ने आकाशवाणी पर जवाहरलाल नेहरू का भावुक भाषण सुना। दोस्तों, साथियों, हमारी जिंदगी की रोशनी बुझ गई है और चारों तरफ अंधेरा है। हमारे प्रिय नेता राष्ट्रपिता अब नहीं रहे। राष्ट्रपिता कहते थे गांधी जी को। अब देखते हैं आगे। 1947 में भारत की आबादी काफ़ी बड़ी थी, तकरीबन 34.5 करोड़। उस समय भारत की आबादी जो थी वो 34.5 करोड़ थी। अब यह आबादी भी आपस में बटी हुई थी। इस समय कितनी है? लगभग 121 करोड़ है 2011 की जनगणना के अनुसार। इसमें ऊंची जाति और नीची जाति बहुल हिंदू समुदाय और अन्य धर्मों को मानने वाले भारतीय थे। सभी तरीके के लोग थे। देखिए, भारत में इस विशाल देश के लोग तरह तरह की भाषाएं बोलते थे। उनके पहनावों में भारी फर्क था। उनके खान पान और काम धंधों में काफ़ी विविधता थी। इतनी विविधता वाले लोगों को एक राज्य के रूप में कैसे संगठित किया जा सकता था? तो ये भी देखिए एक चुनौती थी लोगों के सामने। एकता की समस्या के साथ ही विकास भी एक बड़ी समस्या थी। देखिए, लोगों के बीच एकता लाना और देश का विकास भी करना, तो ये दोनों बड़ी समस्या थी। स्वतंत्रता के समय भारत की एक विशाल संख्या गाँव में रहती थी। गाँव में ज़्यादा लोग रहते थे। अब भी बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं गाँव में, शहरों से ज़्यादा। आजीविका के लिए किसान और काश्तकार बारिश पर निर्भर रहते थे। यही स्थिति अर्थव्यवस्था के गैर कृषि क्षेत्रों की थी। अगर फसल चौपट हो जाती तो नाई, बढ़ई, बुनकर और अन्य कारीगरों की आमदनी पर भी संकट पैदा हो जाता था। शहरों में फैक्ट्री मजदूर भीड़ भरी झुग्गियां बस्तियों में रहते थे, जहां शिक्षा या स्वास्थ्य सुविधाओं की खास व्यवस्था नहीं थी। देखिए, अंग्रेज लोग चले गए थे तो सारी चीज़ें तिरबितर हो गई थीं। शिक्षा और स्वास्थ्य की सुविधा नहीं थी। इस विशाल आबादी को गरीबी के चुंगल से निकालने के लिए न केवल खेती की उपज बढ़ाना जरूरी था, बल्कि नए उद्योगों का निर्माण करना था जहां लोगों को रोजगार मिल सके। देखिए, सबसे बड़ी चुनौती क्या थी? सबसे पहले क्या करना था देश में? हमें खेती की उपज बढ़ानी थी। सबसे ज़्यादा हमारे पास क्या था? भू क्षेत्र था, खेती के लिए जगह थी जिसमें हम लोग खेती कर सकें। उसके बाद क्या करना था? उद्योगों का निर्माण करना था, नए उद्योग लगाने थे जिससे कि लोगों को रोजगार मिल सके। तो एकता और विकास की प्रक्रियाओं को साथ साथ चलना था। अगर भारत के विभिन्न तबकों के बीच मौजूद मतभेदों को दूर न किया जाता तो वे हिंसक और बहुत खतरनाक टकरावों का रूप ले सकते थे। लिहाजा ऐसे टकराव देश के लिए महंगे भी पड़ते थे। कहीं ऊंची जाति और कहीं नीची जाति के बीच, कहीं हिंदू और मुसलमानों के बीच, तो कहीं किसी और वजह से तनाव की आशंका बनी हुई थी उस समय। दूसरी तरफ अगर आर्थिक विकास के लाभ आबादी के बड़े हिस्से को नहीं मिलते तो और ज़्यादा भेदभाव पैदा हो सकता था। ऐसी स्थिति में अमीर और गरीब, शहर और देहात, संपन्न और पिछड़े इलाकों का काफ़ी फर्क पैदा हो सकता था। तो देखिए, सबसे पहले संविधान की रचना हुई, नए कानून बने और संविधान का विकास हुआ। देखिए, दिसंबर 1946 से नवंबर 1949 के बीच कितने साल हो गए? लगभग 3 वर्ष। 3 वर्ष में हमारा संविधान जो था तैयार हुआ था। भारतीयों ने देश के राजनीतिक भविष्य के बारे में लंबा विचार विमर्श किया। यद्यपि इस संविधान सभा की बैठकें नई दिल्ली में आयोजित की गई थीं, परंतु इसके सदस्य पूरे देश में फैले हुए थे और वे बहुत सारी राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधि थे। इन्हीं चर्चाओं के फलस्वरूप भारत का संविधान लिखा गया, जिसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। तो ये डेट याद रखेंगे आप। हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं 26 जनवरी को, क्योंकि हमारा संविधान लिखकर तैयार हुआ था और ये लागू हुआ था। कब से? 26 जनवरी 1950 से लागू हो गया था। हमारे संविधान की एक खासियत यह थी कि उसमें सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का प्रावधान किया गया था। इसका मतलब यह था कि 21 साल से ज़्यादा उम्र के सभी भारतीयों को प्रांतीय और राष्ट्रीय चुनावों में वोट देने का अधिकार था।
देखिए पहले ये वोट देने का अधिकार 21 साल में मिलता था, लेकिन आज ये अधिकार 18 साल में मिल जाता है लोगों को। 18 साल के हर बच्चा वोट दे सकता है। यह एक क्रांतिकारी कदम था। इससे पहले कभी भी भारतीयों को खुद अपने नेता चुनने का अधिकार नहीं मिला था। कब से मिला था ये अधिकार? आज़ादी के बाद। ब्रिटेन और अमेरिका जैसे अन्य देशों की जनता को यह अधिकार टुकड़ों टुकड़ों में ही दिया गया था। वहाँ देखिए सबसे पहले संपन्न पुरुषों को वोट देने का अधिकार मिला। इसके बाद कहाँ? अमेरिका में। इसके बाद शिक्षित पुरुषों को भी मताधिकार दिया गया। पहले देखिए जो संपन्न पुरुष होते थे सिर्फ उन्हीं को वोट देने का अधिकार था। उसके बाद शिक्षित पुरुषों को वोट देने का अधिकार मिला, और उसके बाद मजदूर पुरुषों को काफ़ी लंबे संघर्ष के बाद ये अधिकार दिया गया था, और महिलाओं को सबसे अंत में मताधिकार दिया गया था। वे भी लंबे जुझारू संघर्ष के बाद मिला था महिलाओं को अधिकार। इसके विपरीत भारत में आज़ादी के कुछ ही समय बाद ये फैसला ले लिया गया कि देश के सभी स्त्री पुरुषों को अधिकार दिया जाएगा, भले ही वे अमीर हो या गरीब, पढ़े लिखे हों या अनपढ़। तो हमारे देश में हर किसी व्यक्ति को वोट देने का अधिकार है, अपना नेता खुद चुनने का अधिकार है। आगे देखते हैं। संविधान की दूसरी विशेषता यह थी कि उसमें तमाम जातियों, धर्मों या किसी भी तरह की पृष्ठभूमि से संबंध रखने वाले सभी नागरिकों को कानून की नज़र में समान माना जाएगा। देखिए हमारे संविधान में है कि किसी भी नागरिक को कानून की नज़र में समान माना जाता है। भारत के कुछ लोग चाहते थे कि भारत की राजनीतिक व्यवस्था हिंदू आदर्शों पर आधारित हो और भारत को एक हिंदू देश घोषित किया जाए। लोग ऐसा चाहते थे उस समय। अपनी बात के समर्थन में उन्होंने पाकिस्तान का उदाहरण दिया, जिसका गठन ही एक खास समुदाय मुसलमानों के हितों की रक्षा के लिए किया गया था। देखिए पाकिस्तान का गठन क्यों किया गया था? ताकि मुसलमानों की हितों की रक्षा हो, मुसलमानों को अधिक अधिकार मिले। तो लोग कह रहे थे कि भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए, जैसे पाकिस्तान को मुस्लिम राष्ट्र घोषित किया है। परंतु भारतीय प्रधानमंत्री जो थे जवाहरलाल नेहरू का स्पष्ट मत था कि भारत हिंदू पाकिस्तान नहीं बन सकता और ना ही बनना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर हमारे हिंदुस्तान में बहुत सारे जातियों के लोग थे। मुसलमानों के अलावा भारत में सिख और ईसाइयों की भी बड़ी संख्या थी। इसके अलावा पारसी, जैन तथा अन्य धर्मों के लोग भी थे। नए संविधान में इन सभी समुदाय के लोगों को भी वही अधिकार दिए गए जो अधिकार हिंदुओं को दिए गए थे। हमारे संविधान में देखिए भारत के लोग जो हैं, चाहे वो किसी भी जाति से का हो, सबको समान अधिकार दिए गए हैं। चाहे सरकारी या निजी क्षेत्र की नौकरियों का सवाल हो या कानून से संबंधित कोई भी मामला हो, इन सभी समुदाय के लोगों को भी वैसे ही अवसर देने का प्रावधान किया गया जैसे हिंदुओं को दिए जा रहे थे। तो हमारे संविधान में सभी को एक समान माना गया है, चाहे वो अमीर हो या गरीब। आगे देखते हैं। संविधान की तीसरी विशेषता यह थी कि इसमें समाज के निर्धन और सबसे वंचित तबकों के लिए विशेष सुविधाओं की व्यवस्था की गई थी। भारत के सम्मान को कलंकित करने वाली छुआछूत के चलन को खत्म कर दिया गया। अब तक हिंदुओं के मंदिरों में भी केवल ऊंची जातियों के लोग ही जाते थे, लेकिन अब उन्हें सभी लोगों के लिए खोल दिया गया। देखिए पहले क्या होता था, जो नीची जातियों के लोग होते थे, दलित परिवार से होते थे, उनको मंदिरों के अंदर नहीं जाने दिया जाता था। और उनसे कहते थे कि ये अछूत लोग हैं, मतलब इनको नहीं छुआ जा सकता। छुआछूत बहुत ज़्यादा थी उस समय, उसको ख़त्म कर दिया गया और सभी को अब समान माना जाने लगा था। संविधान में जिन्हें अब तक अछूत माना जाता था वह भी मंदिरों में जा सकते थे। एक लंबी बहस के बाद संविधान सभा ने यह भी तय किया कि विधायिका की कुछ सीटें और सरकारी नौकरियों में भी कुछ हिस्सा निचली जातियों के सदस्य के लिए आरक्षित किया जाए। देखिए ये इसलिए किया गया था क्योंकि जो बहुत ज़्यादा निचली जातियों के लोग होते हैं और गरीब होते हैं वो लोग, तो वो
पढ़े लिखों के बराबर की नौकरियों पर नहीं आ सकते थे, क्योंकि वो लोग कम पढ़े लिखे होते थे, गरीब होते थे, पढ़ा नहीं सकते थे बच्चों को। तो उनके लिए आरक्षण शुरू किया गया था कि पर्टिकुलर इतनी सीट पर ये व्यक्ति बैठेगा जो गरीब होगा। कुछ लोगों की दलील थी कि अछूत, जिन्हें उस समय हरिजन कहा जाता था, उम्मीदवारों के पास इतने अंक या शैक्षणिक योग्यता नहीं होती कि वे भारतीय प्रशासनिक सेवा जैसी प्रतिष्ठित नौकरियों में जा सकें। परंतु जैसा कि संविधान सभा के सदस्य H.J. खांडेकर ने कहा था, हरिजनों की अक्षमता के लिए ऊंची जातियां जिम्मेदार हैं। अपने सुविधा संपन्न सहकर्मियों को संबोधित करते हुए खांडेकर जी ने कहा था, क्या कहा था, हमें हजारों साल तक दबाकर रखा गया है, आप लोगों ने हमें अपनी सेवाओं में लगाए रखा और हमें इस कदर दबाया कि अब न केवल हमारे मस्तिष्क और शरीर बल्कि हमारा हृदय भी काम नहीं करता और ना ही हम आगे बढ़ पाने में सक्षम हैं। भूतपूर्व अछूतों के साथ साथ आदिवासियों या अनुसूचित जनजातियों को भी विधायिका और नौकरियों में आरक्षण दिया गया। इन लोगों को भी आरक्षण मिला, किन किन को, आदिवासियों को और जो अनुसूचित जनजाति के लोग थे, इनको भी रिजर्वेशन दिया गया। इसके बाद अनुसूचित जातियों की तरह इन भारतीयों को भी वंचित रखा गया था और उनके साथ भेदभाव किया गया था। आदिवासी आधुनिक स्वास्थ्य सुविधाओं और शिक्षा से वंचित थे। उनकी जमीन और जंगलों पर समुदाय से बाहर के ताकतवर लोगों का कब्जा होता जा रहा था। संविधान से उन्हें नए अधिकार मिले और उनका उद्देश्य इस स्थिति में सुधार लाने का था। संविधान सभा के सदस्यों ने केंद्र और राज्य सरकारों की शक्तियों और अधिकारों के बंटवारे पर भी लंबी चर्चा की। कुछ लोगों का मानना था कि केंद्र के हित सबसे महत्वपूर्ण होने चाहिए। उनका कहना था कि यदि केंद्र मजबूत होगा तो तभी वह पूरे देश की उन्नति के लिए सोचने और योजना बनाने में सक्षम होगा। देखिए, कई लोग कहते थे कि केंद्र को ज़्यादा अधिकार मिलने चाहिए, कुछ लोग कहते थे कि राज्यों को ज़्यादा अधिकार मिलने चाहिए। कई अन्य सदस्यों का मानना था कि राज्यों को ज़्यादा स्वायत्तता मतलब कि स्वतंत्रता और आज़ादी मिलनी चाहिए। मैसूर के एक सदस्य का कहना था कि मौजूदा व्यवस्था में लोकतंत्र दिल्ली में केंद्रित है और इसलिए बाकी देश में वह इसी भावना और अर्थ में साकार नहीं हो रहा है। मद्रास के एक सदस्य का आग्रह था कि राज्य स्तर पर लोगों की कुशलक्षेम का प्रारंभिक भार प्रांतीय सरकारों के ऊपर ही होना चाहिए। तो कुछ लोग कह रहे थे कि राज्य सरकार को ज़्यादा अधिकार मिले देश चलाने के लिए, कुछ लोग कह रहे थे कि केंद्र सरकार को ज़्यादा अधिकार मिले। तो इन दोनों में मतभेद थे। इन मतभेदों को दूर करने के लिए देखिए संविधान में 3 सूचियों का निर्माण हुआ। तो जो 3 सूची हैं वो कौन कौन सी हैं? केंद्रीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। केंद्रीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो देश से संबंधित जितने भी मामले हैं, हमारे देश से रिलेटेड जितने भी मामले हैं वो 3 सूचियों में बांट दिए गए कि कुछ मामलों में केंद्र ही उस पर कानून बना सकता है और कुछ मामलों में राज्य सरकार कानून बना सकती है और कुछ मामलों में दोनों सरकारें मिलकर कानून बना सकती हैं, उसको बोलते हैं समवर्ती सूची। तो देखिए, इन मतभेदों को दूर करने के लिए संविधान में विभिन्न विषयों को 3 सूचियों में बांट दिया गया। कौन कौन सी? केंद्रीय, राज्य और समवर्ती सूची। केंद्रीय सूची में कराधान मतलब कि टैक्सेशन और रक्षा मतलब कि देश की रक्षा करने के लिए जो भी आर्मी वगैरह होती है और विदेशी मामले, इन सब को रखा गया किसमें? केंद्रीय सूची में। ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, देखिए इम्पोर्टेंट है ये ऐसे विषय थे जो केवल केंद्र सरकार के अधीन थे, मतलब केंद्र सरकार ही इस पर अपना कदम उठा सकती थी। राज्य सूची में शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे विषय लिए गए, लेकिन शिक्षा देखिए अब समवर्ती सूची का विषय है, पहले ये राज्य सूची में थी। राज्य ही इस पर कानून बना सकता था।
लेकिन अब दोनों मिलकर कानून बनाते हैं, केंद्र भी और राज्य भी। ये समवर्ती सूची का विषय है शिक्षा। अब मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि शिक्षा जो है कौन सी सूची का विषय है ये, तो ये समवर्ती सूची। और ये सूचियाँ कौन सी सूची के अंतर्गत आती हैं? तीनों सूचियाँ ये हमारे संविधान की 7वीं अनुसूची में इन तीनों का वर्णन है। कौन सी सूची में? 7वीं। शिक्षा और स्वास्थ्य, देखिए शिक्षा तो अब समवर्ती सूची में आ गया। स्वास्थ्य जैसे विषय लिए गए जिनकी जिम्मेदारी मुख्य रूप से राज्य सरकारों के ऊपर थी। समवर्ती सूची में देखिए वन और कृषि, ये दोनों इम्पोर्टेंट हैं। वन और कृषि पूछ लिया जाता है कि ये कौन सी सूची में है, तो ये समवर्ती सूची में है। वन और कृषि दोनों पर ये केंद्र और राज्य दोनों मिलकर कानून निर्माण कर सकती हैं। आदि ऐसे विषय को रखा गया जिनके बारे में केंद्र और राज्य सरकारें दोनों संयुक्त रूप से फैसला ले सकते थे। ये 2 विषय ऐसे हैं जिन पर केंद्र सरकार, राज्य सरकार दोनों फैसला लेती है। संविधान सभा में भाषा के सवाल पर भी बड़ी तीखी बहस हुई। बहुत सारे लोगों का मानना था कि अंग्रेजों के साथ अंग्रेजी भाषा को तो विदा कर दिया जाना चाहिए। उनका कहना था कि अंग्रेजी की जगह हिंदी को अपनाया जाना चाहिए, परंतु जो लोग हिंदी नहीं बोलते थे उनकी राय अलग थी। जो साउथ के लोग थे वो ज़्यादातर इंग्लिश बोलते थे। संविधान सभा में बोलते हुए टीटी कृष्णमाचारी ने दक्षिण के लोगों की ओर से चेतावनी देते हुए कहा कि अगर उन पर हिंदी थोपी गई तो वहाँ के बहुत सारे लोग भारत से अलग हो जाएंगे। जो दक्षिण के लोग थे वो। इस विवाद से बचने के लिए आखिरकार बीच का रास्ता निकाला गया। संविधान निर्माताओं ने हिंदी को भारत की राजभाषा का दर्जा दिया। देखिए ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि हिंदी हमारे देश की कौन सी भाषा है, राजभाषा है या राष्ट्रीय भाषा है? तो देखिए इसका आंसर है राजभाषा। हमारी जो भाषा हिंदी है वो राजभाषा है, राजकाज की भाषा है, का दर्जा दिया। जबकि अदालतों, सेवाओं, विभिन्न राज्यों के बीच संचार आदि के लिए अंग्रेजी के इस्तेमाल का फैसला लिया गया। तो अदालतों में इंग्लिश इस्तेमाल की जाती है और सेवाओं में भी और संचार में भी। आगे देखते हैं। संविधान की रचना में बहुत सारे भारतीयों ने योगदान दिया था। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण योगदान संभवतः डॉक्टर BR अम्बेडकर का था, जो संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। देखिए संविधान बनाकर किसने तैयार किया था, तो ये BR अम्बेडकर जी का बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये जो थे ये संविधान सभा जो हो रही थी उसमें कई सारी समितियां बनी हुई थी, जिनमें प्रारूप समिति के अध्यक्ष पूछे जाते हैं कौन थे, तो वो भीमराव अंबेडकर जी थे, जिनके नेतृत्व में दस्तावेज को अंतिम रूप दिया गया था। इन्हें संविधान के जनक भी कहा जाता है, भीमराव अंबेडकर को। संविधान सभा के सामने अपनी आखिरी भाषण में अंबेडकर जी ने कहा था कि राजनीतिक लोकतंत्र के साथ साथ आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र भी जरूरी है। यदि लोगों को वोट डालने का अधिकार दिया जाता है तो इससे अमीर गरीब या ऊंची नीची जातियों का फासला अपने आप खत्म नहीं हो जाएगा। उन्होंने कहा कि नए संविधान के साथ भारत अंतर्विरोधों के एक नए युग में प्रवेश करने जा रहा है। राजनीति में हमारे पास समानता होगी और सामाजिक व आर्थिक जीवन में हम असमान की राह पर चलेंगे। राजनीति में हम एक व्यक्ति, वोट और एक मूल्य के सिद्धांत का पालन करेंगे। इसके विपरीत अपनी सामाजिक एवं आर्थिक संरचना के फलस्वरूप हम सामाजिक और आर्थिक जीवन में एक व्यक्ति, एक मूल्य के सिद्धांत का निषेध करते रहेंगे। अब देखिए राज्यों का पुनर्गठन कैसे किया जाए। तो उस समय जो हमारा भारत था उसमें देखिए रियासतें थीं और ब्रिटिश रेजिमेंट थे। कहीं कहीं रियासतें थीं, कहीं ब्रिटिश लोग रहते थे तो उनकी रेजिमेंट थे। तो राज्यों का गठन हमें अपने तरीके से करना था। तो वो कैसे किया? 1920 के दशक में स्वतंत्रता संग्राम की मुख्य पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने आश्वासन दिया था कि जैसे देश आज़ाद हो जाएगा प्रत्येक बड़े भाषाई समूह का अपना अलग प्रांत होगा।
देखिए उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कहा था 1920 के दशक में कि जिसकी जो भाषा बोली जाएगी, जिस प्रांत में जो भाषा बोली जाएगी, उस प्रांत को उसी भाषा के अनुसार अलग अलग प्रांत माना जाएगा। लेकिन आज़ादी मिलने के बाद कांग्रेस ने इस आश्वासन को पूरा करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया। जब हमें आज़ादी मिली तो इस पर कोई कदम नहीं उठाया गया, क्योंकि भारत धर्म के आधार पर बढ़ चुका था। देखिए भारत के दो भाग हो चुके थे, हिंदुस्तान और पाकिस्तान धर्म के आधार पर ही बटा था। तो इसलिए महात्मा गांधी की तमाम इच्छाओं और प्रयासों के बावजूद यह स्वतंत्रता एक राष्ट्र को नहीं बल्कि दो राष्ट्र को मिली थी, क्योंकि दो राष्ट्र बने थे। देश विभाजन के फलस्वरूप हिंदुओं और मुसलमानों के बीच हुए भीषण दंगों में 10 लाख से ज़्यादा लोग मारे गए थे। ऐसे में ये चिंता स्वाभाविक थी, तो देश चिंतित था कि मतलब इतने सारे दंगे हुए धर्म के विभाजन पर, तो कि क्या हमारा देश भाषा के आधार पर इस तरह के बंटवारे को झेल सकता है। अब देखिए भाषा के आधार पर बंटवारा होगा तो फिर से ऐसे दंगे ना हो, इसलिए भाषा के आधार पर बंटवारा नहीं कर रहे थे। इसके बाद देखिए प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और उप प्रधानमंत्री वल्लभ भाई पटेल, उस समय प्रथम उप प्रधानमंत्री पूछे जाते हैं वल्लभ भाई पटेल थे, और प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, जवाहरलाल नेहरू थे। दोनों ही भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की नीति के विरोधी थे। ये चाहते थे कि राज्यों का गठन भाषा के आधार पर ना हो। जहाँ मराठी बोली जाती है वहाँ मराठा राज्य ना बने, ऐसे ही सोचते थे। विभाजन के बाद नेहरू ने कहा था कि उपद्रवकारी प्रवृत्तियां सिर उठा रही हैं, जिन पर अंकुश लगाने के लिए राष्ट्र को शक्तिशाली और एकजुट होना चाहिए, वरना जैसा कि पटेल ने कहा, इस समय भारत की पहली और आखिरी ज़रूरत यह है कि उसे एक राष्ट्र बनाया जाए। मतलब कि पूरा राष्ट्र जो हो, एकजुट होकर काम करे। राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने वाली हर चीज़ आगे बढ़ानी चाहिए और उसके रास्ते में रुकावट डालने वाली हर चीज़ को खारिज कर दिया जाना चाहिए। हमने यह कसौटी भारतीय प्रांतों के सवाल पर भी अपनाई है और इस कसौटी के हिसाब से हमारी राय में इस मांग को समर्थन नहीं दिया जा सकता। मतलब कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन नहीं किया जा सकता, क्योंकि कांग्रेस के नेता अपने वायदे से पीछे हट रहे थे, इसलिए जगह जगह असंतोष पैदा हुआ। कन्नड़ भाषी, मलयालम भाषी, मराठी भाषी सभी अपने अपने राज्य के इंतजार में थे। सबसे गहरा असंतोष मद्रास प्रेसिडेंसी के तेलुगु भाषी जिले में दिखाई दिया। जब 1952 के आम चुनावों में नेहरू वहां चुनाव प्रचार के लिए गए तो उन्हें काले झंडे दिखाए और हमें आंध्र चाहिए के नारे लगाए। उसी साल अक्टूबर में वयोवृद्ध गांधीवादी पोट्टी श्रीरामुलु तेलुगु भाषियों के हितों की रक्षा के लिए आंध्र राज्य की गठन की मांग करते हुए भूख हड़ताल पर बैठ गए। उन्नीस सौ बावन में हमारी विधानसभा के प्रथम चुनाव हुए थे। तो उन चुनावों में जब नेहरू जी वहाँ चुनाव का प्रसार करने गए तो आंध्र प्रदेश के जो लोग थे वो नारे लगाने लगे कि हमें आंध्र चाहिए। तो देखिए ये एक नेता थे, गांधीवादी नेता पोट्टी श्रीरामुलु तेलुगु भाषी थे ये, और उनके तेलुगु भाषियों के लिए अलग राज्य की मांग करते हुए अनशन पर ही उनकी मृत्यु हो गई थी ये। तो इसके बाद देखिए क्या हुआ। हड़तालें होने लगी, जुलूस निकाले जाने लगे। 58 दिन के अनशन के बाद 15 दिसंबर 1952 को पोट्टी श्रीरामुलु का देहांत हो गया। जैसे कि एक अखबार ने लिखा था, रामुलु की देहांत की खबर ने पूरे आंध्र को अस्त व्यस्त कर डाला। इतना विरोध इतना व्यापक और गहरा था कि केंद्र सरकार को आखिरकार ये मांग माननी पड़ी। इस तरह 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र के रूप में एक नए राज्य का गठन हुआ, जो बाद में आंध्र प्रदेश बना। तो क्वेश्चन पूछा जाता है, देखिए बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये, कि भाषा के आधार पर प्रथम
राज्य कौन सा संगठित हुआ था? तो आंध्र प्रदेश। और आंध्र प्रदेश का डेट भी पूछ ली जाती है कि कब इस गठित हुआ ये आंध्र प्रदेश, तो 1 अक्टूबर 1953 को गठित हुआ था। तो ये आप याद रखेंगे। आंध्र प्रदेश की स्थापना के बाद अन्य भाषाई समुदाय भी अपने अपने राज्यों की मांग करने लगे। फलस्वरूप एक राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया। तो राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब हुआ था? इसके 3 वर्ष बाद 1956 में। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब हुआ? तो 1956 में। 1956 में अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी। आयोग ने सुझाव दिया कि असमिया, बंगला, उड़िया, तमिल, मलयालम, कन्नड़ और तेलुगु भाषियों के लिए अलग अलग प्रांतों का गठन करने के उद्देश्य से जिलों और प्रांतों की सीमा को पुनः तय किया जाए। उत्तर भारत के विशाल हिंदी भाषी क्षेत्र को बांटकर कई राज्य बना दिए गए। कुछ समय बाद 1960 में बम्बई प्रांत को मराठी और गुजराती भाषा 2 अलग अलग राज्यों में बांट दिया गया। देखिए, पूरा बम्बई प्रांत था पहले, 1960 में इसको 2 भाषाओं में भाषाई आधार पर बांटा गया। मराठी में जो मराठी लोगों का था वो महाराष्ट्र कहलाया, और जो गुजराती भाषा का था वो गुजरात। पहले गुजरात और महाराष्ट्र दोनों एक ही थे। 2 अलग राज्य बन गए कब? 1960 में। फिर 1966 में पंजाब का भी विभाजन हो गया और हरियाणा को अलग राज्य के रूप में मान्यता दे दी गई। पहले पंजाब और हरियाणा भी एक ही थे। पंजाब में पंजाबी भाषियों, जिनमें से ज़्यादातर सिख थे, और हरियाणा में हरियाणवी या हिंदी बोलने वालों की बहुतायत थी। देखिए, भाषाई राज्यों का गठन, ये 14 अगस्त 1947 से पहले भारतीय प्रांत और रियासतें थीं। देखिए, जो पिंक कलर से हैं ये रियासतें हैं, और जो येलो कलर है ये ब्रिटिश भारत था। यहाँ पे ब्रिटिश लोग रहते थे, और जो ये हैं यहाँ पे भारतीय लोगों की रियासतें थीं। इसके बाद हम ये देखेंगे भूतपूर्व रियासतें। 1947 से और 56 के बीच जो रियासतें थीं वो ये थीं। 1 नवंबर 1956 से पहले के राज्य हैं ये, और आज़ादी के बाद। इसके बाद देखते हैं ये वाला मैप। ये देखिए, 1956 के बाद जब सारी रियासतें भारत में मिल गई थीं और अलग अलग राज्य बना दिए गए थे भाषा के आधार पर, तो ये उसका मैप है। इसमें पूछा जाता है, देखिए कि भाषा के आधार पर सबसे पहला राज्य का गठन कौन सा हुआ? तो ये आंध्र प्रदेश, इसको बनाया गया था। अब इसके भी 2 हिस्से हो गए हैं, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। ये महानदी के पानी को रोकने के लिए बनाया गया पुल है। ये महानदी कहाँ है आप देखना खुद इसको। स्वतंत्र भारत में पुल और बांध का विकास प्रतीक बन गए थे। विकास की योजनाएं बनाना। अब देखिए, हमारे देश आज़ाद हुआ, सबसे पहले नए कानून बनाए गए। कानून मतलब कि संविधान बना। सबसे पहले संविधान का निर्माण हुआ जिसमें नए कानून थे, और आज भी हमारा देश संविधान के अनुसार ही चलता है। फिर उसके बाद देखिए, जब रूल बन गए, कानून बन गए देश चलाने के लिए, उसके बाद हमने विकास पर ध्यान दिया कि हमें अपने देश का विकास भी करना है। तो भारत और भारतीयों को गरीबी से मुक्त कराने और आधुनिक तकनीकी एवं औद्योगिक आधार पर निर्मित करना नए भारत का एक बड़ा लक्ष्य था। 1950 में सरकार ने आर्थिक विकास के लिए नीतियां बनाने की आर्थिक विकास हो हमारे देश का, नीतियां बनाई और उनको लागू करने के लिए एक योजना आयोग का गठन किया। तो क्वेश्चन पूछा जाता है, योजना आयोग का गठन कब हुआ? तो 1950 में। और इस बारे में ज़्यादातर सहमति थी कि मिश्रित अर्थव्यवस्था के रास्ते पर चलेगा। भारत जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था है। भारत की जो व्यवस्था है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था है, जहाँ राज्य और निजी क्षेत्र, देखिए इस यहाँ पर राज्य का मतलब क्या है? ये जो राज्य बोला तो सरकार से संबंधित, मतलब राज्य यहाँ पर ये वाला राज्य नहीं है, प्रांत वाला राज्य नहीं है, ये सरकार से संबंधित है। और निजी क्षेत्र दोनों ही उत्पादन बढ़ाने और रोजगार पैदा करने में महत्वपूर्ण और परस्पर पूरक भूमिका अदा करेंगे। देखिए,
भारत की अर्थव्यवस्था पूछी जाती है किस प्रकार की है, प्राइवेट है, गवर्नमेंट है या मिश्रित है, तो ये मिश्रित है, क्योंकि यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर दोनों मिलकर काम करते हैं, इसलिए इसको मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। किस क्षेत्र की भूमिका क्या होगी, अर्थात कौन से उद्योग सरकार द्वारा और कौन से उद्योग बाजार द्वारा यानी निजी उद्योगपतियों द्वारा लगाए जाएंगे। विभिन्न क्षेत्रों और राज्यों के बीच किस तरह का संतुलन बनाया जाएगा, इन सबको परिभाषित करना योजना आयोग का काम था। तो देखिए योजना आयोग का काम क्या था कि कौन से क्षेत्र जो हैं वो सरकार के अधीन होंगे और कौन से क्षेत्र जो हैं वो प्राइवेट सेक्टर के अधीन होंगे, ये निश्चित करना हमारा योजना आयोग का काम था। इसके बाद देखेंगे गांधी सागर बांध पर चल रहा काम। गांधी सागर बांध कौन सी नदी पर है, ये चंबल नदी पर है मध्य प्रदेश में। तो इसका निर्माण कार्य 1960 में पूरा हुआ था। 1956 में दूसरी पंचवर्षीय योजना तैयार की गई। देखिए 1950 में योजना आयोग का विकास हुआ, योजना आयोग बना और 1951 से 56 तक प्रथम पंचवर्षीय योजना शुरू की गई। पंचवर्षीय योजना मतलब कि 5 वर्ष की योजना होती थी, जिसमें हमारा उद्देश्य होता था कि हम इतना परसेंट हम अचीव करेंगे और किसी एक चीज़ का उद्देश्य मान लेते थे। जैसे कि हमने प्रथम पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था, कृषि का विकास, कृषि की जाएगी। और दूसरी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था कि दूसरी पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योग और विशाल बांधों का निर्माण करना है। तो देखिए 1956 से दूसरी पंचवर्षीय योजना शुरू हुई। 5 वर्ष की पंचवर्षीय योजना होती थी। तो दूसरी पंचवर्षीय योजना तैयार की गई। इस योजना में इस्पात जैसे भारी उद्योगों, देखिए भारी उद्योगों, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि पहली पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था, तो कृषि का विकास करना, और दूसरी पंचवर्षीय योजना का भारी उद्योगों पर ध्यान देना, उद्योग लगाना, प्लांट लगाना। तो और विशाल बांध परियोजना आदि पर सबसे ज़्यादा जोर दिया गया। कौन सी, दूसरी पंचवर्षीय योजना में। ये काम सरकारी नियंत्रण के अंतर्गत रखे गए, मतलब सरकार करेगी। भारी उद्योग पर यह जोर और अर्थव्यवस्था की राज्य नियंत्रण की कोशिशें अगले कुछ दशकों तक आर्थिक नीति को प्रभावित करती रहीं। इस पद्धति के बहुत सारे समर्थक थे तो कुछ मुखर विरोधी भी थे। कुछ लोगों को लगता था कि इस प्रणाली में खेती पर पर्याप्त जोर नहीं दिया जा रहा है। पंचवर्षीय योजनाओं पर नेहरू का विचार है, ये आप खुद पढ़ सकते हैं। जवाहरलाल नेहरू उस समय प्रधानमंत्री थे और योजना आयोग का जो अध्यक्ष होता है, क्वेश्चन पूछा जाता है योजना आयोग के अध्यक्ष कौन है इस समय, तो जो हमारा मुख्यमंत्री होता है, जो हमारा प्रधानमंत्री होता है वही तत्काल में योजना आयोग का अध्यक्ष होता है। तो उस समय जवाहरलाल नेहरू जी थे प्रधानमंत्री, तो जवाहरलाल नेहरू ही उस समय योजना आयोग के अध्यक्ष थे। आज हमारे मोदी जी हैं। कुछ लोगों का कहना था कि प्राथमिक शिक्षा की उपेक्षा हो रही है। कुछ अन्य लोगों का मानना था कि आर्थिक नीतियों के कारण पर्यावरण पर पड़ रहे प्रभावों पर उचित ध्यान नहीं दिया गया है। महात्मा गांधी की अनुयायी जो थी मीरा बहन, उन्होंने लिखा 1949 में लिखा था, विज्ञान और मशीनरी के द्वारा उसे या मानवता को कुछ समय तक भारी फायदा हो सकता है, लेकिन आखिरकार तबाही भी मिलेगी। हमें कुदरत के संतुलन का अध्ययन करके उसके नियमों के हिसाब से अपनी ज़िंदगी चलानी चाहिए, तभी हम स्वस्थ और नैतिक रूप से सभ्य प्रजाति के रूप में जीवित रह पाएंगे। ये मीरा जी का कहना था। देखिए एक स्वतंत्र विदेश नीति की चाह थी, ये आप खुद से पढ़ सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र में जवाहरलाल नेहरू और कृष्णा मेनन ने 1952 से 1962 के बीच संयुक्त राष्ट्र में भारतीय प्रतिनिधि मंडलों का नेतृत्व किया और गुटनिरपेक्षता की नीति के पक्ष में आवाज़ उठाई। तो ये क्वेश्चन याद रखेंगे आप। कृष्णा मेनन ने संयुक्त राष्ट्र कब इसका निर्माण हुआ था, 1945 में।
जब हमारा सेकेंड विश्व युद्ध का अंत हुआ था तभी संयुक्त राष्ट्र बना था देशों के बीच शांति कायम करने के लिए। तो देखिए, जिस समय भारत को आज़ादी मिली तब तक दूसरे विश्व युद्ध की तबाही को कुछ ही समय हुआ था। तो दूसरे विश्व युद्ध कब खत्म हुआ था? 1945 में। 1945 में ही गठित की गई नई अंतर्राष्ट्रीय संस्था थी कौन सी? संयुक्त राष्ट्र, यूएन, यूनाइटेड नेशन। अभी अपने शैशवकाल में ही थी। शैशवकाल मतलब कि अभी कुछ ही दिन हुए थे इसको स्थापित हुए। 1950 और 1960 के दशकों में शीत युद्ध का उदय हुआ। शक्तिशाली देशों के बीच प्रतिद्वंद्विता पैदा हुई और अमेरिका व सोवियत संघ के बीच वैचारिक टकराव गहरे होते गए। आप ये देखिए, खुद पढ़ सकते हैं इसको, स्क्रीनशॉट लेके इसका। अब देखते हैं राष्ट्र के 60 वर्षों के बाद, राष्ट्र जब हमारा राष्ट्र आज़ाद हुआ मतलब कि 15 अगस्त 2007 को 60 वर्ष संपूर्ण हो चुके थे, को हमने एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में अपनी 60वीं वर्षगांठ मनाई थी। इस दौरान हमारे देश का प्रदर्शन कैसा रहा? संविधान में तय किए गए आदर्शों को हम किस हद तक साकार कर पाए? जो हमने संविधान बनाया जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो उसके अनुसार हम कितना चले, ये देखते हैं। भारत अभी एक ही है और लोकतांत्रिक राह पर चल रहा है। आज हमारा भारत उसी के अनुसार चल रहा है जो हमने 60 साल पहले, मतलब कि 2007 की बात कर रही हूँ मैं, 2007 में जो 60 साल पहले नियम बनाए थे। ये गर्व करने लायक उपलब्धि है। हाँ, ये गर्व करने लायक ही उपलब्धि है क्योंकि हमारे देश में ना ही गृह युद्ध हुए हैं। बहुत सारे विदेशी प्रेक्षकों का मानना था कि भारत एक देश के रूप में ज़्यादा समय तक नहीं टिक पाएगा। उन्हें लगता था कि भारत प्रत्येक क्षेत्र या भाषाई समूह अपने अलग राष्ट्र की मांग करेगा और उसके टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। लोगों को ऐसा मानना था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ है। हमारा देश आज भी एक ही है। कुछ विशेषज्ञों को लगता था कि भारत सैनिक शासक के कब्जे में चला जाएगा, सैनिक शासन के, परंतु ये सारी आकांक्षाएं निर्मूल साबित हुई हैं। आज़ादी से अब तक 13 आम चुनाव हो चुके हैं और राज्यों तथा स्थानीय निकायों के लिए सैकड़ों चुनाव हो चुके हैं। देखिए, उस समय 13 आम चुनाव हो चुके थे। आज अभी जो हम 2020-21 में हैं, तो अब तक कितने आम चुनाव हो चुके हैं? आप ये बताइएगा कि ये कौन सी विधानसभा चल रही है या विधानसभा के इलेक्शन हो चुके हैं। हमारे यहाँ स्वतंत्र प्रेस और एक स्वतंत्र न्यायपालिका है। देखिए, हमारे यहाँ क्या है? प्रेस जो है स्वतंत्र है और एक स्वतंत्र न्यायपालिका है। कार्यपालिका से अलग है न्यायपालिका। इसके अलावा यहाँ के लोगों की भाषाई विविधता या धार्मिक विविधता भी राष्ट्रीय एकता की राह में रुकावट नहीं बन पाई है। देखिए, इतने सारे भाषा विविधता है हमारे देश में, इतनी सारी भाषाएं बोली जाती हैं, इतने सारे धर्म हैं, फिर भी एक राष्ट्र है, एक देश है। परंतु दूसरी ओर यह भी सच है कि आज भी हमारे देश में गहरे मतभेद बने हुए हैं। हालांकि मतभेद हैं लोगों के बीच, संवैधानिक गारंटियों के बावजूद अछूत समुदाय या जिन्हें अब दलित कहा जाता है, आज भी हिंसा और भेदभाव से जूझ रहे हैं। कहीं कहीं ऐसा है अब भी। ग्रामीण भारत के बहुत सारे भागों में अभी भी वे साझा जल स्रोतों, मंदिरों, मैदानों और अन्य सार्वजनिक स्थानों का इस्तेमाल नहीं कर सकते। संविधान में दिए गए धर्मनिरपेक्ष आदर्शों के बावजूद बहुत सारे राज्यों में विभिन्न धार्मिक समूहों के बीच टकराव हो चुके हैं। और सबसे परेशानी की बात यह है कि इस बीच अमीर और गरीब का फासला लगातार बढ़ता गया है। ये बात सही है, अमीर और गरीब के बीच फासला बढ़ता जा रहा है भारत में। भारत के कुछ भागों और कुछ समूहों को आर्थिक विकास से भारी फायदा हुआ है। वे आलीशान घरों में रहते हैं, महंगे रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं और अपने बच्चों को महंगे निजी स्कूलों में भेजते हैं और विदेशों में छुट्टियों पर बेहिसाब पैसा उड़ाते हैं। दूसरी ओर बहुत सारे लोग आज भी गरीबी की रेखा से नीचे हैं। बहुत सारे लोग जो हैं झुग्गियों में और बंजर देहात में रहने वाले बहुत सारे लोग अपने बच्चों को स्कूल भी नहीं भेज पाते हैं। ये सच बात है, ये दयनीय स्थिति है हमारे देश की कि लोग आज भी भूख से मर रहे हैं।
देखिए बम्बई स्थित धारावी दुनिया की सबसे बड़ी झुग्गियों में से एक झुग्गी है ये। इसके दूसरे सिरे पर आप गगनचुंबी इमारत देख सकते हैं। तो ये इस बस्ती से भी हम पता लगा सकते हैं कि अमीर और गरीब के बीच कितना बड़ा फासला है। ये झुग्गियां हैं इतनी बड़ी, और ये देखिए ये उस हिस्से पे, दूसरे हिस्से पे इतनी बड़ी बड़ी इमारतें बनी हैं। हमारा संविधान, आगे देखते हैं, हमारा संविधान कानून की नज़र में सबको बराबर मानता है, लेकिन असली ज़िंदगी में कुछ भारतीय औरों के मुकाबले ज़्यादा बराबर हैं। स्वतंत्रता के समय तक की गई कसौटियों के हिसाब से देखें तो भारतीय गणतंत्र बहुत बड़ी सफलता का दावा नहीं कर सकता, लेकिन यह भी सच है कि वे विफल भी नहीं हुआ है। तो ये ख़त्म हो चुका है ये वाला लेसन। अब देखिए ये अनियंत्र मतलब कि कहीं और उस समय क्या हो रहा था। तो श्रीलंका में क्या हुआ 1956 में क्या हुआ था, जिस समय भारत में भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया जा रहा था, पुनर्गठन आयोग, राज्य पुनर्गठन आयोग बना था 1956 में। तो उस समय श्रीलंका में क्या हो रहा था, श्रीलंका का देखिए उस समय नाम जो था सीलोन था, और ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि श्रीलंका का पुराना नाम क्या था, तो सीलोन। ये इम्पोर्टेंट है और आप इसको स्क्रीनशॉट लेके खुद पढ़ सकते हैं। वहाँ पर गृह युद्ध चल रहा था उस समय। तो ये बंदूक लिए हुए उग्रवादी है, तमिल उग्रवादी, श्रीलंका में गृह युद्ध का प्रतीक। तो गाइज आपको अगर वीडियो थोड़ी सी अच्छी लगती है, आपको थोड़ा सा भी बेनिफिट है इससे, तो प्लीज़ इसे लाइक करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।